हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बोर्ड। इस लेक्चर में हम लोग लास्ट लास्ट 3 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट 3 इयर्स पीवाईक्यूज। ओके, बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। और मैंने ट्राई करा है कि लगभग हर एक सीरीज के क्वेश्चन इसमें कवर हो जाए, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लास्ट 3 इयर्स के फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड सारे कवर हो जाए। सो लेट्स बिगिन। सो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है कि हमारे पास एक प्लास्टिक रॉड है, थिन प्लास्टिक रॉड, और इसको हमने सर्कुलर रिंग की फॉर्म में बेंड कर दिया है, और इसके ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। तो आपको सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। ओके, सो लेट्स सी। तो हमारे पास क्वेश्चन सेज, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है और इस रिंग पे चार्ज है, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, बहुत थिन रिंग है और चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इस रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये बताना है। अब देखिए जरा, अगर मैं इस रिंग पे कोई भी छोटा सा एक एलिमेंट ले लेता हूं, कोई भी मैंने डीएक्स एलिमेंट लिया जिसमें चार्ज कोई डी क्यू है, ठीक है, तो इस डीएक्स एलिमेंट की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, तो आप इसको ऐसे ज्वाइन करो, इस डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन हो गई सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, इस डी एक्स एलिमेंट की वजह से, तो इसको मैं डी लिख देता हूं। अब देखो, जैसे इस डी एक्स की वजह से ये डी इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, वैसे क्योंकि सर्कुलर है और वो भी यूनिफॉर्म का है, तो ठीक एक बिल्कुल डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक सेम डी एक्स एलिमेंट हम ले सकते हैं। ठीक है, आउट ऑफ सिमेट्री हम एक डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक डी एक्स एलिमेंट ले सकते हैं। और क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है, तो इसके अंदर भी जो चार्ज होगा वो डी क्यू होगा, सेम लेंथ के अंदर सेम चार्ज होगा, बिकॉज लैम्डा इज कांस्टेंट। तो इस डी एक्स की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो सेंटर पे डी ही बनेगी, उसकी डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स जो ये दोनों डी डी है, ये क्या है, इक्वल और अपोजिट है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएगा आंसर। अब देखो, आप कोई भी एलिमेंट अगर ले लोगे, ऐसे तो मैंने एक एलिमेंट के लिए बताया ये, आप ऐसे कोई भी एलिमेंट कहीं भी लोगे, मान लो ऐसे ऊपर ले लोगे तो नीचे भी एक एलिमेंट बन जाएगा सेम, कहीं भी लोगे ऐसे यहाँ पे साइड में ले लोगे तो यहाँ पे भी एक एलिमेंट बन जाएगा करस्पॉन्डिंग। सो दैट मीन्स हर एक एलिमेंट के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है जो एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितनी बननी चाहिए सोचो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी जीरो, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक दूसरे की इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर रहा है। देन द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड और द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो आंसर हो जाएगा जीरो। नाउ सी, जीरो हो गया ऑप्शन नंबर बी। सो दिस इज द आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें आपसे कहा गया है कि दो चार्ज पार्टिकल है पी और क्यू, जिनका सेम चार्ज है बट डिफरेंट मास है, और दोनों रेस्ट से शुरू करते हैं और इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। उनका टाइम बता रखा है, तो टाइम बताना है, टाइम का रेशियो बताना है। ठीक है, मासेज अलग अलग है, चार्ज सेम है और डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो लेट्स डू इट। सो आपको ये कहा गया है, एक तो दोनों का चार्ज सेम है, चार्ज पी का इज इक्वल टू चार्ज क्यू का, दोनों का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, या फिर कांस्टेंट लिख देता हूं ना, चार्ज कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, और साथ साथ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है। स्टार्ट डिमेंशन है कि दोनों स्टार्ट कर रहे हैं रेस्ट से, पर दोनों का मास अलग अलग है, तो मास एम पी और एम क्यू, ये दो मास अलग अलग हो गए। ठीक है, अब हमसे टाइम में रेशियो पूछा गया और इलेक्ट्रिक फील्ड तो दोनों के लिए सेम है, ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। सो देखो, फर्स्ट थिंग, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रही होगी चार्ज पार्टिकल पे वो कितनी होगी, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई, इतनी फोर्स एक्ट कर रही होगी। ओके, सो नाउ, और सेकेंड थिंग हमें पता है, फोर्स होता है, और खाली मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई होगा, और यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्यू ई बाय एम। और क्योंकि देखो हमें टाइम पीरियड तक जाना है, ठीक है, हमें कहां तक जाना है, हमें टाइम पीरियड तक जाना है। तो अब जरा एक चीज और सोचो,
अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज करूं तो मेरे पास है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये गिवन है u इक्वल टू 0 है, तो यहां से s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। और a की जगह क्या लिखोगे, हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर। टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला बना लेते हैं, तो टी स्क्वायर बन गया 2ms अपॉन क्यू ई, नहीं बना, टाइम पीरियड का स्क्वायर बन गया QMS अपॉन क्यू ई। अब देखो एस भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी दोनों के लिए कांस्टेंट है, और टू तो खैर ऑफ कोर्स कांस्टेंट नंबर है ही। तो जो टी का स्क्वायर है वो खाली मास के ही प्रोपोर्शनल है। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, दैट टी पी का स्क्वायर अपॉन टी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी बाय एम क्यू, ये कंडीशन लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये खाली जो ये होगा, ठीक है, खाली ये मास पे ही डिपेंड करेगा जो इसका टाइम पीरियड है। ओके, सो अब जरा पुट करते हैं। हमें हमसे पूछा गया है टीपी बाय टी क्यू, तो टीपी बाय टी क्यू ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एम पी बाय एम क्यू, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बाकी अगर टी क्यू बाय टीपी पूछा होगा तो एम क्यू बाय एम क्यू हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या रेशियो पूछा गया है। टीपी बाय टी क्यू पूछा है तो हो जाएगा रूट एम पी बाय एम क्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ थर्ड क्वेश्चन, तो इसमें आपको दो कंडक्टिंग बॉल दे रखे हैं B1 B2, इनका चार्ज है -7 और +4, और एक थर्ड के कांटेक्ट में इसको ला रहे हैं और थर्ड पे कुछ चार्ज है जो कि पता नहीं, ठीक है, और बाद में सब पे इनको आपस में कांटेक्ट में लेकर आए, मतलब थर्ड वाली को 1 और 2 के कांटेक्ट में लेकर आओ, फाइनली तीनों पे चार्ज हो गया -2 -2 -2। ठीक है, और तो आपको बताना इनिशियली बी पे चार्ज कितना था, तो -7 +4 है। ठीक है, सो देखो इनिशियल कंडीशन ड्रॉ करता हूं मैं पहले। सो इनिशियल कंडीशन ये है कि तीन चार्जेस बॉडी हैं, ए बी और सी, ये इनिशियल कंडीशन ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सो इस पे चार्ज है -7 माइक्रो कुलम, माइक्रो में पिको में है, शायद पिको में है ना, हाँ पिको में, -7 +4 और बाद में -2 -2, ठीक है सॉरी पिको में है ना। सो -7 पिको कुलम और इस पे है +4 पिको कुलम, और इसका पता नहीं है तो लेट्स कॉल इट एक्स। अब बाद में आपने इस सी वाले को ए से टच करा, फिर बी से टच करा, मतलब जो कुछ भी करा, उसके बाद जो फाइनल कंडीशन बनी वो कुछ ऐसे बनी, ए बी सी के लिए जो फाइनल सिचुएशन है वो ये है कि तीनों पे चार्ज आ गया -2 पिको कुलम। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले आप इनिशियल टोटल चार्ज निकालो कि नेट चार्ज इनिशियली कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियली नेट चार्ज निकालते हैं कि इनिशियली नेट चार्ज हमारे पास कितना होगा। तो क्यू इनिशियल, तो क्या करोगे, तीनों को ऐड कर दो भाई, -7 +4 और +x, तो टोटल कितना हुआ ये हुआ -3 पिको कुलम +x। ठीक है, -7 +4 इतना हो गया, और फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू फाइनल, ये हो जाएगा देखो -2 + -2 + -2, ये पिको कुलम है, तो ये हो जाएगा टोटल -6, तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनल कितना हो जाएगा -6 पिको कुलम। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू फाइनल चार्ज होना चाहिए, टोटल इनिशियल चार्ज या नेट इनिशियल चार्ज शुड बी इक्वल टू नेट फाइनल चार्ज। तो यहां से हम लिख सकते हैं -3 पिको कुलम +x शुड बी इक्वल टू -6 पिको कुलम। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 -6 है, और उधर जाएगा +3, तो -6 + 3 इज -3 पिको कुलम। सो दिस इज द आंसर। सो -3 पिको कुलम इज द आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपसे कहा गया है चार्ज स्फेयर, इसका रेडियस है r और उसकी डेंसिटी है सिग्मा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस पे ई। तो आपसे पूछा गया है कि अगर हम इसकी डेंसिटी को सेम रख के रेडियस को डबल कर दें तो बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी आनी चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक कंडक्टर सॉरी एक चार्ज स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा जिसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ये बनेगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो यहाँ पे ध्यान से नोट करने वाली बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो खाली सिग्मा की प्रोपोर्शनल है। तो अगर आपने सिग्मा को कांस्टेंट रखा है, भले आप रेडियस को चेंज कर रहे हो, बट अगर आपने सिग्मा को कांस्टेंट रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पहले था उतना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइनल हो जाएगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा इनिशियल और फाइनल का, इन दोनों का रेशियो हो जाएगा 1:1, या फिर सिंपली लिख सकते हैं हम 1। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि खाली डेंसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये इसके हमने डेरिवेशन करा था ना, हमने शेल के लिए भी डेरिवेशन करा था, वो डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो हम फॉर्मूले यूज कर रहे हैं वो सब हम ड्राइव कर चुके हैं। बाकी जो कुछ पर्टिकुलर केस के लिए फॉर्मूले होंगे वो मैं करता रहूंगा ना डिड्यूस। तो अब यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि दो चार्जेस हैं कैपिटल क्यू और माइनस क्यू जिनके बीच में आर डिस्टेंस है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस है। तो आपको ये बताना है कि माइनस क्यू चार्ज पे जो नेट फोर्स लगेगी वो कितना एंगल बना रही होगी इस लाइन से। ओके, सो जरा सिचुएशन ड्रॉ करते हैं पहले। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर आई गेस फिफ्थ है ये। यस, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। सो हमारे पास दो चार्जेस है, प्लस क्यू और एक है माइनस स्मॉल क्यू। ठीक है, और इनके बीच में सेपरेशन है कुछ स्मॉल आर। और हमसे ये कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, मान लेते तो ऊपर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगी इस नेगेटिव चार्ज पे, है कि नहीं। इसको चार्ज को मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। हाँ, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। तो इस नेगेटिव चार्ज पे एक डाउनवर्ड फोर्स एक्ट करेगी ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लेगी इस तरफ, ये पॉजिटिव चार्ज भी तो इसको अट्रैक्ट करेगा। और दोनों की नेट फोर्स कहीं बीच में कहीं से आएगी। यहाँ पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तरीका क्या होता है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करो तो जो डायगोनल होगा ये हो जाएगी नेट फोर्स एफ नेट, और उसको लिख देते हैं फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू चार्ज। तो हमसे पूछा गया है कि नेट फोर्स इस लाइन के अबाउट, इस लाइन से कितना एंगल बनाएगा, मतलब ये वाला एंगल, ये थीटा जो ये वाला एंगल है, ये एंगल हमसे पूछा गया है, ये एंगल कितना होगा। तो पहले जरा फोर्स लिखते हैं। तो देखो एफ क्यू चार्ज की वजह से, कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड क्यू क्यू अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर हो जाएगा, सिंपल है। और एफ ई कितना हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा क्यू इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स। अब ध्यान से अगर मैं देखूं तो अगर मैं टेन थीटा लिखना चाहता हूं तो देखो जरा ध्यान से, टेन थीटा क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन एफ क्यू, और एफ ई की जगह क्या लिखोगे, ये वाली वैल्यू क्यू ई अपॉन, ये तो हो गया एफ ई की जगह, और एफ क्यू की जगह क्यू क्यू, और ये नीचे आएगा तो ये ऊपर हो जाएगा 4πε0 आर स्क्वायर। तो यहां से देखो स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में क्या बचा हमारे पास 4πε0 ई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल क्यू। सो दिस इज द वैल्यू फॉर थीटा, टेन इनवर्स और ये। तो अब जरा चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है ना, 4πε0 ई आर स्क्वायर अपॉन क्यू टेन इनवर्स। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें कहा गया आपसे कि दो चार्जेस हैं जो कि
ए बी वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल पे प्लेस है, दोनों नेगेटिव चार्ज है और एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो आपको सी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो कुछ इस तरीके से है इसका फिगर, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। तो हमारे पास ये एक इक्विलेटरल सो हमारे पास कुछ इस तरीके से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है एंड लेट्स से ये पॉइंट है ए बी और ये पॉइंट है सी, और हमसे एक आ गया है कि यहाँ पे दो चार्ज प्लेस्ड है, एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है और एक यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है, और ये पॉइंट है एम, ये वाला जो पॉइंट है ये है एम। तो हमसे सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है। तो अब देखो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो इस तरफ बनेगी टुवर्ड्स द चार्ज, इस ये डायरेक्शन हो जाएगी, और इस वाले नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो भी टुवर्ड्स द चार्ज बनेगी, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे नीचे की तरफ होगा जो कि इसके अबाउट होगा। तो हमसे ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनेगी, डायरेक्शन नेट डायरेक्शन ये बनेगी। तो हमसे ये डायरेक्शन पूछी जा रही है। तो देखो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अलोंग सी एम, और इसको एम सी नहीं लिखेंगे सी एम ही लिखेंगे क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो अलोंग सी एम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी एम ऑप्शन देखो कहां पे, तो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन सी एम, डायरेक्शन ही पूछी थी खाली है ना। अब आ जाता है सेवंथ क्वेश्चन पे। तो सेवंथ क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास 4 चार्जेस हैं जो कि कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर पे प्लेस्ड है और सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है +4 माइक्रोकूलम का, इस पर नेट फोर्स बतानी है। अब देखो क्योंकि डायगनली जो अपोजिट वर्टेक्सेस हैं उन पे जो चार्जेस रखे हुए हैं वो इक्वल रखे हुए हैं, आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं। देखो जैसे ये 1 और 1 और ये -2 और -2, इस वजह से होता क्या है, मैं अगेन एक बार डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं। सो ये मेरे पास मान लो एक स्क्वायर है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे कॉर्नर्स पे जो चार्ज प्लेस करे, यहाँ पे मैंने कुछ Q1 चार्ज प्लेस करा और यहाँ पे भी Q1 ही करा, यहाँ पे Q2 करा, सॉरी ये तो Q1 ही होगा ना, जो ये डायगनली अपोजिट साइड है यहाँ पे चार्जेस इक्वल है, तो यहाँ भी Q2 करा, और यहाँ सेंटर पे कोई चार्ज है, मान लो कैपिटल Q चार्ज, जनरल हम देख रहे हैं। तो अब देखो चाहे ये नेगेटिव हो Q1 चाहे पॉजिटिव हो ना, इट डजेंट मैटर ना, कोई भी चार्ज हो बट ये आइडेंटिकल होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव होना चाहिए, ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव होना चाहिए, वाइस वर्सा। तो अगर ये Q1 मान लेते हैं अभी सारे पॉजिटिव है, तो मान लो ये Q1 पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल ऐसे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो आगे जाएगी और इस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी। तो देखो दोनों इक्वल अपोजिट बन गई और इक्वल भी होगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, इक्वल अपोजिट हो गई। तो दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल, ऐसे इन दोनों की भी इक्वल अपोजिट बनेगी भाई, इसकी इस तरफ, इस नीचे वाले की, और ऊपर वाले की वैसे ऐसे। और देखो चारों इक्वल, ये और ये इक्वल अपोजिट हो गई और ये इक्वल अपोजिट हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बनी, या फिर नेट फोर्स भी क्या बनेगी, फिर अगर सेंटर पे कोई चार्ज रखा होगा वो भी 0 बनेगी। बाकी करके दिखाने के लिए आप एक बार इनकी वैल्यू भी लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आज जनरल लिख के, वैसे तो मैंने ये ना दोबारा नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, मैंने आपको एक वीडियो में सॉल्व कराया भी था है ना, कि ये 0 किस तरीके से होता है, ठीक है। तो सेम चीज है। बाकी चाहो तो अगर ये एक बार लिख के दिखा देता हूँ एक वैल्यू, तो मान लो ये साइड अगर ए हो जाएगी, जनरल है ना, जनरल लिख देते हैं, अगर ये साइड ए हो गई तो पहले मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये सेंटर से लेके चार्ज तक का डिस्टेंस। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये साइड ए हो गई तो इसका डायगोनल हो गया a√2 और ये उसका हाफ है, तो ये जो साइड हो गई ये हो गई a√2/2, मतलब a/√2, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया a/√2। ओके, तो अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, मान लो फोर्स लिखनी है, Q1 चार्ज की वजह से फोर्स लिखनी है, खाली मैग्नीट्यूड लिख के दिखा रहा हूँ 1 वाली फोर्स का, ठीक है। मतलब Q1 चार्ज की वजह से जो फोर्स होगी तो वो जाएगा Q इंटू Q1 अपॉन 4πε0, और डिस्टेंस की जगह a/√2 का स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर नीचे आ गया और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा जो कि ऊपर आ जाएगा, तो ये लिख दिया मैंने ये फोर्स। और वैसे ही F2 की वजह से लिखूंगा तो Q1 की जगह बस Q2 आ जाएगा। अगर Q2 की वजह से F2 लिखूंगा तो 2Q2 अपॉन 4πε0 a स्क्वायर।
अब हमारे केस में Q1 Q2 दे रखा है ना, Q1 मेरे ख्याल से 1 माइक्रोकूलम है और Q2 क्या है -2 माइक्रोकूलम है, और ए की जगह 30 सेंटीमीटर, बाकी ये तो वैल्यूज है ना। भाई यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये दोनों फोर्स बराबर होंगी ना, F1 और ऐसे ही ये दोनों फोर्सेस भी बराबर होंगी। मैग्नीट्यूड लिखोगे तो सेम लिखा जाएगा और कैंसिल आउट हो रही है क्योंकि इक्वल हो गए, अपोजिट हो गए, ठीक है। सो आंसर इसका 0 हो जाएगा, है ना, आंसर इसका 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगी। और कैपिटल क्यू दे रखा है 4 माइक्रोकूलम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कैपिटल क्यू है 4 माइक्रोकूलम। अब देख लेते हैं जो एक और इसका पार्ट है। वैसे जो एक और पार्ट है उसमें कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इसके कॉर्नर्स पे कुछ चार्जेस रखे हुए हैं। तो मैं अगेन जनरल मान लेता हूं कि स्मॉल क्यू चार्जेस तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं, और हमसे पूछा गया है कि इसके सेंट्रॉइड पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड मैंने आपको ये भी एक वीडियो में करा रखा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, पहले सेंट्रॉइड पॉइंट का हर मतलब वर्टिस से डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे और फिर दो दो को वेक्टरली ऐड करेंगे और तब सॉल्व करेंगे। वैसे करने का तरीका एक और भी है और वो सिमेट्री से है ना, तो अब यहाँ पे मैं वो करा देता हूँ। बाकी ये तरीका जो मैं अभी आपको बता रहा था वो मैंने सॉल्व कराया ऑलरेडी आपको। तो अब देखो इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, इसकी वजह से अवे, इसकी वजह से भी अवे और इसकी वजह से भी अवे। अब देखो इस वर्टेक्स के अबाउट ये तीन एंगल बन गए, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, और बाय सिमेट्री ये तीनों एंगल इक्वल होंगे। सोचो ड्यू टू सिमेट्री ये तीनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल। और किसी भी पॉइंट के बाद टोटल एंगल कितना बनता है 360, क्योंकि ये तीनों एंगल इक्वल है तो ईच एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री का, ईच एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का, ठीक है। और तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हो जाएगी, जो ये मान लेते हैं ई तीनों का मैग्नीट्यूड है, ये भी सेम हो जाएगी। सेम क्यों होगी, क्योंकि देखो चार्ज भी आइडेंटिकल है और साथ साथ डिस्टेंस भी सेम है। सेंट्रोइड का डिस्टेंस हर एक वर्टेक्स से इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट होता है, इसको बोलते हैं लेमिस थ्योरम, वो भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं आपको लेमिस थ्योरम बता देता हूँ। सो लेमिस थ्योरम ये कहती है कि हमारे पास अगर तीन वेक्टर है, मान लो ऐसे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, और मान लेते हैं ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला एंगल बीटा है और ये वाला एंगल गामा है, तो अगर a प्लस बी प्लस सी 0 होगा, सो इन दैट केस a का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन अल्फा विल बी इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू c का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन गामा होगा। और ये रिवर्स भी चलता है, मतलब अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी तो इनका रिजल्टेंट भी क्या होगा, 0 होगा। अब यहाँ पे देखो ये कंडीशन होल्ड कर रही है, भाई मैं लिख सकता हूँ ना e अपॉन साइन 120, फिर अगला लिखूंगा तो वो भी लिखूंगा e अपॉन साइन 120, तो देखो इक्वल तो है। और अगला लिखूंगा तो अगेन e अपॉन साइन 120, सारे ही सेम है और एंगल भी सेम है, तो उनकी साइन की वैल्यू भी क्या होगी, सेम होगी। तो ये कंडीशन होल्ड कर रही है और ये कंडीशन होल्ड करेगी तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। दैट मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बाय यूजिंग द लेमिस थ्योरम एट द सेंट्रोइड वो हो जाएगी 0। तो दोनों ही पार्ट का आंसर क्या है, 0 है, ऊपर वाले पार्ट का भी और नीचे वाले पार्ट का भी। बाकी अगर लेमिस थ्योरम नहीं आता है या कुछ कंफ्यूजन है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, सिंपल दो दो वेक्टर को ऐड करके ट्राइंगल लॉ से वो भी, या पैरेललोग्राम लॉ से वो भी यूज कर सकते हैं, वरना रिजॉल्व करके भी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। एक्चुअल में तो हमें रिजल्टेंट ही निकालना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो इसमें आपसे कहा गया है कि आपके पास दो चार्जेस हैं और इक्वल अपोजिट चार्जेस है जो कि 2 है, मतलब डाइपोल का केस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो डेरिवेशन करना है, ठीक है। तो डेरिवेशन में ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। आंसर क्या आएगा इसका, जब एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट एक्सप्रेशन आता है वेक्टर फॉर्म में माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो आई होप सो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके बी पार्ट पे। तो अब देखो ये इसमें आपसे कहा गया आपके पास दो डाइपोल के जो दो चार्जेस हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, वो ए और बी पॉइंट पे प्लेस है, मतलब अलॉन्ग द एक्स एक्सिस है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में भी ये कहां पर है, इनका एक्स कोऑर्डिनेट और दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट ही दे रखा है, ठीक है। तो जरा
बनाते हैं इसका डायग्राम, क्वेश्चन नंबर 8। तो ऐसे ये प्लस क्यू हो गया और ये माइनस क्यू हो गया, ये हो गया x इक्वल टू ए और ये हो गया x इक्वल टू बी। पहली चीज, जो इनके बीच में जो लेंथ या डाइपोल की जो लेंथ होगी या इनके बीच में जो सेपरेशन होगा वो ध्यान से देखो, उसको मैं b माइनस ए लिख सकता हूँ। इस कोऑर्डिनेट से इस कोऑर्डिनेट को माइनस करूंगा तो बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, तो ये सेपरेशन हो गया b माइनस ए। ये अलोंग द एक्स एक्सिस ही प्लेस्ड है ना, ये इतनी बात हमें समझ में आ रही है। और फिर हमें कहा गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, प्लस क्यू है आगे फिर माइनस क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2i कैप, तो हमें फोर्स बतानी है और टॉर्क बताना है, ठीक है। 2i कैप है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है 2i कैप न्यूटन पर कूलम। तो हमसे बताना गया है नेट फोर्स कितना होगा और टॉर्क कितना होगा, ये बताना है। सो पहली चीज, डाइपोल को आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो डाइपोल पे नेट फोर्स कितना होता है, अगर उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ये यूनिफॉर्म है ना 2, इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, ठीक है, थ्रू आउट, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है, ठीक है, यूनिफॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स कितनी लगती है, नेट फोर्स, नेट फोर्स होती है 0, तो फोर्स का आंसर तो आ गया 0। अब निकालना है टॉर्क, ठीक है। तो अब जरा टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डाइपोल मोमेंट भी इसका चाहिए होगा, तो जरा डाइपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, पी वेक्टर। सो डाइपोल मोमेंट की पहली बात तो डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ होगा डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, तो माइनस एक्स एक्सिस के अलग होगा, ठीक है। पहले मैग्नीट्यूड लिखता हूं मैं, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू सेपरेशन, सेपरेशन कितनी है b माइनस है, इंटू माइनस आई कैप अलॉन्ग हो गया, तो ये बेसिकली इसको लिख सकते हैं q a माइनस बी आई कैप। ये तो हो गया डाइपोल, ये तो हो गया डाइपोल मोमेंट। अब देखते हैं जरा टॉर्क कितना होगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है p क्रॉस ई, p की जगह लिखो ये q a माइनस बी आई कैप क्रॉस 2i कैप। अब यहाँ ध्यान से अगर हम देखें तो आई कैप क्रॉस आई कैप करना है, बाकी तो मैग्नीट्यूड है ना, बाकी तो कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड, बाकी सॉरी बाकी तो मैग्नीट्यूड है। ओके, हमें बेसिकली करना क्या है, हमें बेसिकली करना है आई कैप क्रॉस आई कैप, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2q a माइनस बी और आई कैप क्रॉस आई कैप, और आई कैप क्रॉस आई कैप कितना होता है 0, तो इसका नेट टॉर्क कितना हो जाएगा 0। और वैसे भी हमें दिख रहा होगा ये जो केस है ना, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस है। कैसे भाई, डाइपोल मोमेंट है इस तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, दोनों क्या है, इक्वल अपोजिट है, मतलब थीटा जो होगा वो 180 डिग्री का है, जिसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और क्योंकि इक्विलिब्रियम है, चाहे स्टेबल हो चाहे अनस्टेबल हो, तो टॉर्क भी 0 होगा और फोर्स भी 0 ही होगा, तो दोनों आंसर क्या आ गए, 0 आ गए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें भी आपसे कहा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल प्लेन निकालनी है, और इसमें एक नई चीज रखिए कि सेंटर पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा डाइपोल के सेंटर पर। अब देखो डाइपोल के सेंटर पर अब दो तरीके हैं, या तो आप इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन करना शुरू करोगे, और वैसे वो यहाँ पे ज्यादा काम आएगा क्योंकि यहाँ पे अगला पार्ट भी उसी पे बेस करना है, तो इक्वेटोरियल वाला डेरिवेशन आप शुरू करोगे, फिर उसमें r इक्वल टू 0 पुट कर दोगे और फिर देखो क्या फॉर्मूला बन के आता है वो हो जाएगा। बाकी हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कैसे करेंगे भाई, मान लो हमारे पास ये 9th क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमसे यही तो कहा गया है 9th क्वेश्चन, हमसे ये कहा गया हमारे पास ये चार्जेस हो गए माइनस क्यू प्लस क्यू, इनके बीच में सेपरेशन हो गया 2a, और यहाँ पे सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो जरा ध्यान से देखो, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी इस तरफ, सॉरी उल्टा बना दिया, यस। तो नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बनेगी और पॉजिटिव की वजह से भी इस तरफ बनेगी, पॉजिटिव की वजह से भी और नेगेटिव की वजह से भी। और टोटल डिस्टेंस 2 है, तो ये इतना डिस्टेंस हो जाएगा a और इतना भी हो जाएगा ये a, ठीक है। अब दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा क्योंकि चार्ज भी सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो E प्लस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा E माइनस के मैग्नीट्यूड में, और वो मैग्नीट्यूड होगा कितना, वो होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए, तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो,
तो दोनों को जरा ऐड कर देते हैं, तो इसका डबल हो जाएगा ये 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। देखो आंसर तो अब आ चुका है, बट क्योंकि हमसे डाइपोल मोमेंट दे रखा है क्वेश्चन में, खाली चार्जेस तो हमने लिखे हैं, तो हम इसका आंसर डाइपोल मोमेंट के रेस्पेक्ट में देंगे। तो उसके लिए क्या करो, ये जो ई नेट आया है इसमें ऊपर नीचे अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2qa अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। और हमें पता है 2qa क्या होता है, 2qa होता है डाइपोल मोमेंट, पी हो गया ये, अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। तो ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वेक्टर फॉर्म में मुझे दिख रहा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है डाइपोल मोमेंट, क्योंकि डाइपोल मोमेंट होगा इस तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। तो मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो हो जाएगा ई नेट इक्वल टू माइनस पी वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। तो ये एक्सप्रेशन निकलवाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं, बाकी जब आप डेरिवेशन करोगे तो उसमें आर इक्वल टू 0 को पुट करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है, तो खाली ए वाली टर्म बचेगी, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो उससे नेक्स्ट पार्ट दे रखा है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो दोबारा नहीं करा रहा हूँ ये वाला पार्ट, आर मच ग्रेटर देन ए वाला, तो वो एक्सप्रेशन आता है जो मैंने ऊपर अभी लिखा था। अब आ जाते हैं 10th क्वेश्चन पे। तो इसमें एक क्यूब का क्वेश्चन है और इस क्यूब से बेसिकली आपको नेट फ्लक्स बनाना है और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10x + 5। अब देखो अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं एक्स ही नहीं होता, दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती तो इसका आंसर 0 होता। क्यों, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर फ्लक्स इस क्यूब में एंटर कर रही होंगी उतनी एग्जिट भी कर रही होंगी, बट अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है एक्स के बढ़ने से, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर कम करेंगी और लीव ज्यादा करेंगी। दैट मीन्स अब जो फ्लक्स आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, ठीक है, एमसीक्यू में ये चीज हेल्प कर जाती है, ठीक है। तो जरा आप सॉल्व करते हैं कितना फ्लक्स होगा। ओके, सो 10th क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 10x + 5 आई कैप, ठीक है, न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। सो लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। तो मैं जरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ पहले। कुछ हमारे पास कुछ इस तरीके का हमें क्यूब गिवन है, ठीक है, और इस क्यूब की लेंथ गिवन है एल, ठीक है, क्यूब की जो लेंथ है वो एल है। अब देखो क्यूब में वैसे हमारे टोटल 6 फेस होते हैं, जो 6 ही सरफेस होते हैं। तो तरीका तो ये कहता है कि जब आपको नेट फ्लक्स निकालना है तो आप क्या करो, आप 6 के 6 सरफेस से फ्लक्स निकालो और फिर उनको ऐड करो, मतलब फाइव, नेट फाइव निकालने के लिए आप φ1 + φ2 + φ3 + φ4, 6 के 6 सरफेस से फ्लक्स निकाल के उसको ऐड करो। अब वो 6 सरफेस कौन सा, देखो एक सरफेस तो ये बन गया, ये वाला, इसका यूनिट वेक्टर कहाँ बनेगा, मैं इन सारे सरफेस का यूनिट वेक्टर बना के दिखाता हूँ। तो इसका तो बाहर की तरफ बन जाएगा n1 कैप हो गया, नॉर्मल सॉरी एरिया वेक्टर है ना। ऐसी एक सरफेस ही हो गया, इसका यूनिट वेक्टर ऐसा आउटवर्ड बनेगा क्योंकि क्लोज्ड है तो आउटवर्ड ही बनेगा। थर्ड सरफेस ये ऊपर वाला हो गया, इसका ऊपर की तरफ बनेगा n3। फोर्थ सरफेस ये नीचे वाला हो गया, इसका नीचे की तरफ बनेगा n4। फिफ्थ सरफेस ये पीछे वाला हो गया, तो इसका अंदर की तरफ बनेगा n5। और सिक्स सरफेस ये आगे वाला हो गया, इसका आगे की तरफ बनेगा n6। तो ये 6 सरफेस हो जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात यह है, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई। तो अगर आप ध्यान से देखो तो खाली फर्स्ट और टू सरफेस को छोड़ के बाकी इन चारों सरफेसेस के लिए, बाकी इन चारों सरफेसेस के लिए जो थीटा का, जो थीटा बनेगा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन इन चारों सरफेस के लिए
जो थीटा बनेगा, थीटा मतलब एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस एरिया वेक्टर, ये 90 डिग्री है, मतलब पाई बाय 2 है चारों केस में। तो इन सबका फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। इन सबका इंडिविजुअली वैल्यू क्या हो जाएंगी, जीरो। तो ऐड करके भी जीरो आएगा। तो फाइनली हमारे पास जो फ्लक्स बचेगा वो खाली 1 और 2 सरफेस से बचेगा। और इसको हम लॉजिकली भी कर सकते थे, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो खाली इन दो सरफेस को तो क्रॉस करेंगी, एक इस वाले सरफेस को, एक तो इस सरफेस से पास होगी और एक इस वाले सरफेस से पास होगी, और तो कोई सरफेस है ही नहीं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी। ठीक है, लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए। ठीक है, तो अब ये निकाल लेते हैं। अब देखो, क्योंकि जो सरफेस है वो प्लेन है, ठीक है, पहले फाइव वन और फाइव टू की वैल्यू भी निकाल लेता हूँ, ये चलो डायरेक्ट लिख देंगे। सरफेस कैसा है, प्लेन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सरफेस के लिए तो यूनिफॉर्म है। वैसे तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के हिसाब से वेरी कर रही है, बट देखो ये जो प्लेन है, ये जो सरफेस है, जैसे मान लो ये वाला सरफेस जो हुआ, ये पूरा सरफेस एक ही एक्स की वैल्यू पे है ना, एक्स इक्वल टू जीरो पे लाई कर रहा है। दैट मीन्स इस पूरे सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए, मान लो ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। ऐसे ही इस वाले सरफेस के लिए ये एक्स इक्वल टू एल पे लाई कर रहा है, क्योंकि जो लेंथ है वो एल दे रखी है, इसकी जो लेंथ है वो एल दे रखी है, तो ये एक्स इक्वल टू एल पे लाई कर रहा है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसके हर एक पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो या यूनिफॉर्म हो और सरफेस क्या हो, प्लेन हो, तो हमें फिर इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वी कैन डायरेक्टली यूज ई डॉट ए वेक्टर। तो मैं फाइव वन की जगह ई डॉट ए लिख सकता हूं, और जब मैं ई डॉट ए को सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा ई ए कॉस थीटा। इसको वन वन मान लेते हैं, चलो वन वन का ए। ऐसे ई टू के लिए लिखूंगा, फाइव टू के लिए तो हो जाएगा ई टू ए टू कॉस थीटा टू। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो E1 की वैल्यू कहां से आएगी, तो ये ऊपर वाले एक्सप्रेशन से आएगी, 10x प्लस 5 से। और क्योंकि देखो जो फर्स्ट सरफेस है, यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे भी मैं इस एक्सप्रेशन में E1 निकालने के लिए x की जगह जीरो रख दूंगा। और जैसे ही x की जगह जीरो रखूंगा तो ये तो जीरो हो गया, खाली 5 बचेगा। तो E1 की वैल्यू हो गई 5। A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसका एरिया कितना दे रखा है, अगर लेंथ हर एक एज या हर एक साइड अगर एल है, तो जो सरफेस स्क्वायर सरफेस बनेगा इसका एरिया हो जाएगा एल स्क्वायर। और कॉस एंगल कितना है, एंगल है पाई। पाई एंगल तो दिख रहा है ना भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में और एरिया वेक्टर है लेफ्ट साइड में, तो दोनों ऑपोजिट है। दैट मीन्स एंगल जो है वो पाई। प्लस E2 की जगह, तो अब देखो सेम एक्सप्रेशन यूज करो, 10x प्लस 5 वाला। अब जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी l, क्योंकि अब इस वाली साइड पे x इतना बढ़ चुके, आगे l के इक्वल बढ़ चुके, तो यहां मैं लिखूंगा 10l प्लस 5। ठीक है, ये हो गया E2। A2 अगेन L2 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब है, सारी साइड एक जैसी है, सारे सरफेस भी एक जैसे हैं। और कॉस अब की बार एंगल हो जाएगा जीरो, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर भी एरिया वेक्टर भी ऐसे राइट साइड में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड में। और इसको सॉल्व करोगे अगर, यहां से मैं इसको एल को रिमूव कर देता हूं, तो इसको सॉल्व करो जरा। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे देन व्हाट विल वी गेट, तो देखो कॉस पाई होता है -1, तो ये तो हो जाएगा -5l²। और कॉस जीरो होता है 1, तो ये हो जाएगा +10, अंदर l² की मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा l³ और +5l²। और l² से l² कैन बी कैंसिल्ड, -5 सॉरी 5l² से -5l² कैन बी कैंसिल्ड। तो जो नेट फ्लक्स आया वो आया 10l³, और यही हमसे पूछा गया था, दैट व्हाट विल बी द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूब, तो ये हो जाएगा 10l³। ओके, सो आई थिंक हमारे हाफ क्वेश्चन हो गए ना, टोटल शायद 20 क्वेश्चन थे। हाँ, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो इसमें देखो, इसमें दो पार्ट है। पहले पार्ट में तो आपसे डेरिवेशन ही कराया गया एक शेल के लिए, तो ये भी मैंने करवाया ना एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, सेकंड लास्ट लास्ट में, मतलब उसमें कई सारे पार्ट है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग, मतलब शेल और स्फेयर दोनों के लिए, सॉलिड स्फेयर दोनों के लिए कराया। यहाँ पे शेल वाले केस के लिए पूछा गया है आउटसाइड और इनसाइड, तो ये निकाल सकते हैं इजीली कि एक्सप्रेशन कितना बनेगा, है ना। इनसाइड तो जीरो हो जाएगा और आउटसाइड ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि वो सेंटर पर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो मेरे ख्याल से आप देख सकते हैं डेरिवेशन पार्ट से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास दो स्ट्रेट वायर्स हैं, ए बी और सी डी, और इनकी जो डेंसिटी है वो 10 और 20 -20 माइक्रोकूलम पर मीटर है। और आपको वन, इनके बीच में सेपरेशन 1 मीटर है, तो आपको मिड पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। ठीक है, तो निकाल देते हैं।
10 और -20। तो क्वेश्चन नंबर 11। तो पहले जरा ये लाइन बना लेते हैं। तो ऐसे कुछ आपको लाइन से दे रखी है, एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई, और आपसे एक आ गया है ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी। इसकी डेंसिटी है 10 माइक्रो कूलम पर मीटर और इसकी डेंसिटी है -20 माइक्रो कूलम पर मीटर, और इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो है 1 मीटर, और कहीं इसका मिड पॉइंट होगा ये। हमें मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कितनी होगी। सो देखो, पॉजिटिव वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे हो गई और नेगेटिव वाले की वजह से टूवर्ड्स हो गई। ये पॉजिटिव प्लेट की वजह से हो गई, ये नेगेटिव प्लेट की वजह से हो गई, और देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालो और फिर उसे क्या कर दो, ऐड कर दो। बस यही काम करना है। तो देखो पहले पॉजिटिव की वजह से देखते हैं। तो ई पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या पहले जनरल देखो वायर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है ना, पहले जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज थिन वायर है, वैसे तो इनफाइनाइटली लॉन्ग के लिए फॉर्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे लैम्डा जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आर सेपरेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो हमारे केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट है क्योंकि ये टोटल 1 है तो हो जाएगा 0.5 मीटर। ऐसे ये डिस्टेंस भी यहां से लेके यहां तक का ये भी 0.5 मीटर ही हो जाएगा। अब जरा सॉल्व करते हैं, एक बार प्लस और माइनस की वजह से वैल्यू को लिखते हैं, और थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इससे क्या फायदा हुआ, इससे नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन गया, और इसकी वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता है तो वो मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो जरा लिखते हैं। तो E प्लस कितना हो जाएगा, लैम्डा पहले तो 2 हो गया, और लैम्डा कितना है 10 माइक्रो कूलम, तो 10 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रो, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन आर, कितना है आर है 0.5। इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे 0.5 4 सा ये हो गया, और 4 9 से 36 इंटू कितना बचा है 10 की पावर 3, और ये 4 10 की पावर 4, या फिर 3.6 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये बना। ऐसे ही हम नेगेटिव की वजह से निकालो, तो नेगेटिव की वजह से अगेन 2 इंटू लैम्डा कितना हो जाएगा 20, है ना, साइन नहीं रखेंगे, खाली मैग्नीट्यूड निकाल लें, इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अपॉन डिस्टेंस अभी भी 0.5 है, ये अगेन जाएगा तो 4 से, तो बस देखो डबल हो गया ना, खाली ये 20 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका डबल, तो 7.2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब हमें निकालनी थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ई प्लस प्लस ई माइनस। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो ये बेसिकली हो जाएगा 3.6 प्लस 7.2, और ये 10 की पावर 5 तो कॉमन है, तो ये कितना हो गया 10.8 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम, मतलब 1.08 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और डायरेक्शन में मैंने बता दिया इस तरफ होगी। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ राइट साइड में होगी, इस तरफ। ठीक है, दोनों क्योंकि राइट साइड में। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12th। तो ये अगेन डेरिवेशन आ गया। ठीक है, वैसे ये इसमें वैसे पोटेंशियल का डेरिवेशन है, चलो कोई नहीं, पोटेंशियल ऐसे हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना, कोई नहीं, है ना। मैंने नेक्स्ट इसका बी पार्ट की वजह से डाल दिया होगा, क्योंकि बी पार्ट में, हाँ ये बी पार्ट में क्योंकि टॉर्क पूछा है ना, ऊपर वाला पार्ट जो है उसमें पोटेंशियल पूछा है, तो वो डेरिवेशन हम नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो कोई नहीं, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। तो हमें पी वेक्टर दे रखा है और ई वेक्टर दे रखा है, टॉर्क का आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बतानी है, और साथ साथ बस ये बताना है, एंगल भी बताना है ना एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो पहले तो लिख देते हैं 0.8 और 0.6 10 टू द पावर -29, पहले टॉर्क लिख देते हैं
पी वेक्टर 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप इंटू 10⁻⁻29 कूलम मीटर। ठीक है, ये तो हो गया डायपोल मोमेंट। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है 10⁻7। भाई 1.0 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 10⁻7 के कैप वोल्ट पर मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻7 के कैप वोल्ट पर मीटर। हमसे पूछा गया है टॉर्क, तो अगेन टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E। तो देखो जरा P की जगह लिखो 0.8 आई कैप प्लस 0.6 जे कैप इंटू 10⁻⁻29 क्रॉस, इसका क्रॉस करना है किसके साथ, 10⁻7 के कैप के साथ। तो देखो मैग्नीट्यूड को तो पहले एक साथ इकट्ठा कर लो, 10⁻29 और 7, ये तो हो जाएगा 10⁻22। ठीक है, इसको तो एक तरफ इकट्ठा कर दो। बाकी करना क्या है, आप देखो एक बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो, इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लाएंगे, और एक बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट करो के से। तो एक बार तो मैग्नीट्यूड तो 0.8 ही आएगा, बचेगा क्या, आई कैप क्रॉस के कैप प्लस फिर मैग्नीट्यूड 0.6 हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, जे कैप क्रॉस के कैप। अगर आपको इस तरीके से नहीं करना तो आप वो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वाला मेथड भी, सॉरी वो भी लगा सकते हैं। डिटर्मिनेंट वाला मेथड सेम, चाहे वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, सेम चीज है। क्योंकि वो जनरली बच्चों को आता है, इसलिए मैं इस तरीके से करा रहा हूँ ना एक बार, ताकि आप ये भी देख लो, बिना उसके भी कर सकते हैं ऐसे। कर वही रहे ना, तरीका वही है, बस अब यहाँ पे डायरेक्ट अब मैं यूज करूंगा कि आई क्रॉस के कितना होता है। तो देखो ये लूप आपको याद होना चाहिए, आई जे के, ये मतलब अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है तो पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है के क्रॉस आई होता तो जे आता, बट क्योंकि आई क्रॉस के है तो ये माइनस जे आएगा। तो यहां जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस जे प्लस 0.6। अब ये देखो जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के आई हो जाएगा, सिंपली आई हो गया क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही चल रहा है। तो फाइनली आंसर कितना आया, ये आया 0.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप इंटू 10⁻⁻22 न्यूटन मीटर। ये तो आ गया टॉर्क। आगे एक चीज और पूछी गई थी, और वो क्या है, वो है कि एंगल बताना था एक्स एक्सिस से, है ना। ये भी तो कहा गया है कि एक्स एक्सिस से बताओ एंगल कितना होगा। तो अब जरा एंगल और निकाल लेते हैं, एक पार्ट तो हो गया ना, टॉर्क की वैल्यू तो आ गई। अब जरा ये और निकाल लेते हैं कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल होगा। सो लेट्स सी। तो एक्स एक्सिस से एंगल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इस टॉर्क का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं आई कैप से। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इंटू 1 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि आई का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। अब देखो टॉर्क का मैग्नीट्यूड हो गया इसका मैग्नीट्यूड, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, भाई ये 10⁻22 तो आएगा ही आएगा, भाई इसका स्क्वायर करके रूट करोगे तो ये वापस से आ जाना है। बाकी बचा क्या, बचा है स्क्वायर रूट ऑफ 0.6 का स्क्वायर प्लस माइनस 0.8 का स्क्वायर। ये मैंने यूज करा है डॉट प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट। तो अगर मेरे पास ए वेक्टर है कोई ऐसे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। आई होप सो आपको ये वेक्टर के इतने कंसेप्ट पता होंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे यूज करी है, और थोड़ा सा स्मार्टली, क्योंकि मुझे पता है मैं इस 10⁻22 का पहले स्क्वायर करूंगा फिर रूट लूंगा, तो वैसे भी उतना ही आ जाना, तो वो हो जाएगा। और आगे क्या बचेगा, आगे बचेगा कॉस थीटा। ठीक है, अब जरा इसका डॉट प्रोडक्ट इससे करके देखो अब जरा, या पहले इसको लिख देता हूँ पहले। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10⁻−22, और ये अंदर कितना बचा, ये 0.36 हो गया, और ये 0.64 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 और जाएगा 0.64। ठीक है, तो जाएगा 0.36 और 0.64, इनको ऐड करूंगा तो देखो बना जाएगा। ठीक है, तो फाइनल यहाँ पे बना गया, तो ये खत्म हो गया और बचेगा कॉस थीटा। अब ये तो मैंने करा इससे, इसका जो एक्सपेंशन होता है या फॉर्मूला होता है उससे। अब अगर मैं डायरेक्ट, क्योंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में दे रखा है, मैं डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट अगर इसका करता जे से आई, इससे टॉर्क डॉट आई डॉट करता अगर मैं,
तो आई कैप का डॉट करता, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट करता अगर मैं आई कैप के साथ, तो क्या होता है देखो, आई कैप की मल्टीप्लाई होती है खाली, जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम कंपोनेंट वाले, मतलब आई कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं जे आपस में और के आपस में। तो जब मैं ये लिखता है ऐसे 0.6 आई कैप माइनस 0.8 जे कैप इंटू 10 की पावर माइनस 22 डॉट आई कैप, जब मैं ये करता तो देखो आई कैप का कंपोनेंट यहाँ पे खाली इतना है 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 22, यहाँ पे 1 है, तो इसकी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो फाइनली बचेगा क्या 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 22। और जे कैप का यहाँ पे कंपोनेंट है माइनस 0.8 और इधर तो कोई कंपोनेंट ही नहीं तो जीरो है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आ जाएगा, तो फाइनली ये बचेगा। और देखो दोनों डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू है तो इनको आपस में इक्वेट कर दो, 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 22 इज इक्वल टू माइनस 22 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 22 इंटू कॉस थीटा। तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 0.6, यानी कि इसको पॉइंट हटाओगे 10 लिखोगे तो 3/5। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स 3/5। तो यही हमसे पूछा गया था कि एंगल कितना होगा बिटवीन द टॉर्क एंड द एक्स एक्सिस, और आई गेस ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 और 13 है, कौन सा क्वेश्चन है 12। हाँ ठीक है, तो ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ऊपर फिर से शेल वाला क्वेश्चन आ गया, तो ये तो अगेन आप कर ही लोगे शेल वाला। अब जरा ये देखो इसका बी पार्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि हमारे पास एक कंडक्टिंग प्लेट और एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है और हमें प्रूव करना है दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमें ये प्रूव करना है कि जो कंडक्टिंग प्लेट है उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ट्वाइस हो जाएगी जो कि नॉन कंडक्टिंग प्लेट है उसके कंपैरिजन में। सो देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर कोई कंडक्टिंग प्लेट होगी या कोई भी अगर कंडक्टर होता है तो उसका सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे रिसाइड करता है। अब जरा मैं प्लेट ड्रॉ कर लेता हूँ, है ना। तो लेट मी ड्रॉ द प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट में ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब थोड़ा सा जस्ट बियर विद माय ड्राइंग, रेस्ट आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ इट एज स्मूथ एज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ पे देखो दो सरफेस है ना, एक ये दिख रहा है ना आपको, ये राइट साइड वाला हो गया और एक ये बैक साइड वाला हो गया। तो होगा क्या, यहाँ पे दोनों सरफेस पे चार्ज लाई करेगा, एक को मैं व्हाइट से दिखा देता हूँ, एक तो इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज होगा और एक इस वाले सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इस वाले सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों सरफेस पे चार्ज लाई करेगा। बट ये कंडक्टिंग का केस है ना, ये जो केस है ये कंडक्टिंग का है। ठीक है, कंडक्टिंग के केस में दो सरफेस बनेंगे और अगर दो सरफेस मतलब दोनों सरफेस पे चार्ज होगा क्योंकि इसका चार्ज सरफेस पे रहता है। बट जो नॉन कंडक्टिंग होगी उसमें तो सारा का सारा चार्ज ऐसा उसके बल्क में रहेगा, और क्योंकि बहुत थिन है शीट जो है वो बहुत थिन है तो उसकी थिकनेस लगभग क्या है नेग्लिजिबल है, तो खाली हम ऐसे शीट को ड्रॉ करेंगे। आएगा, मैं नॉन कंडक्टिंग का भी बना देता हूँ डायग्राम। वैसे नॉन कंडक्टिंग का तो सेम है ना जो हमने करा था, तो ये हो गया और इसमें चार्ज ऐसे पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये हो गया केस नॉन कंडक्टिंग का। अब हमें दोनों की वजह से क्या निकालना है, दोनों की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो करेंगे क्या, मान लो हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, दोनों के से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो क्या करोगे आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। और किस तरह का गॉसियन सरफेस होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा जिसका जो सर्कुलर स्पेस है वो उस पे ये पॉइंट लाई करना चाहिए, चाहे स्फेरिकल के लिए करो चाहे
इसके लिए करो, जो जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो गॉसियन सरफेस उससे पास होना चाहिए, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे सिलिंड्रिकल, यहाँ पे भी ड्रॉ कर दिया, और ऐसे ही सेम इस पर भी हम ड्रॉ करेंगे, ओके, कुछ इस तरीके से। और मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है ना जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये हमारा वो पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो एक पार्ट तो कॉमन है ना, पहले वो जरा वो पार्ट में कर देता हूँ। जैसे हमें गॉस लॉ यूज करना है, तो पहले लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो देखो टोटल ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस है इसमें 3 सरफेस है, S1 S2 S3, है ना। ये सरफेस हो गया S1, ये सरफेस हो गया S2, और जो एक कर्व्ड सरफेस हो गया ये हो गया S3। तो एक्चुअल में तो हमें तीनों से फ्लक्स लिखना चाहिए, बट हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यहाँ पे इस तरफ ऐसे चलेगी, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अवे इस तरीके से चलेगी। ऐसे इस वाले यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। तो दोनों केस में जो S3 सरफेस है उसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, 0। तो खाली जो फ्लक्स बचेगा वो S1 और S2 से बचेगा। तो जो नेट फ्लक्स बचेगा वो खाली φ1 प्लस φ2 बचेगा। φ1 मतलब ड्यू टू S1 सरफेस एंड φ2 इज ड्यू टू S2 सरफेस। और क्योंकि प्लेन सरफेस है, दोनों सर्कुलर प्लेन्स है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होती है, तो इसका जो फ्लक्स लिखा जाएगा डायरेक्ट E डॉट ए करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं E डॉट ए करूंगा तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ बनेगा, एक तरफ बना के दिखा देता हूँ, और ऐसे इसका नॉर्मल वेक्टर यहाँ पे दिखा देता हूँ बना के, ऐसे इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो है ना, ये सेम इसके लिए भी सेम एप्लीकेबल है ना। अभी ये नहीं मैंने एक एक पे बना के दिखा, दूसरे दूसरे पे, दोनों ही दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो φ1 की जगह लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया सर्कल का, इंटू कॉस पाई, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, और कॉस सॉरी जीरो ही बनेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके नेगेटिव डायरेक्शन में। दोनों के केस में कॉस का एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री भाई, क्योंकि दोनों तरफ चाहे आप लेफ्ट देखो चाहे राइट देखो, नॉर्मल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में। और कॉस जीरो में पता है क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा ई ए प्लस ई ए, जो कि हो जाएगा 2 EA, ठीक है। ये पार्ट तो कॉमन है, चाहे कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, इतना पार्ट दोनों पे एप्लीकेबल है। अब हम देख लेते हैं जो मेन डिफरेंस है कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग केस के लिए, ठीक है। इसको इधर लिख देता हूं मैं। तो ये नॉन कंडक्टिंग का डायग्राम है, नॉन कंडक्टिंग। अब देखो डिफरेंस खाली क्या है, डिफरेंस है खाली चार्ज में। चार्ज कितना, चार्ज इसके अंदर एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर, वो डिफरेंस है। तो देखो जरा कंडक्टिंग के लिए देखते हैं, बाकी तो सब सेम है। तो जब मैं कंडक्टिंग के लिए देखूंगा, फॉर कंडक्टिंग, तो आप ध्यान से देखो डेंसिटी तो सिग्मा है, दोनों के केस में डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। तो आप देखो यहाँ पे जो चार्ज है ना वो दोनों सरफेस पे, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। तो लॉजिकली भी आप सोचोगे तो पहले वाले कंडक्टिंग के केस में चार्ज डबल है। और चार्ज एनक्लोज कैसे निकालूंगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो एनक्लोज होगा खाली यहाँ पे एक, इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो देखना है खाली, इस इतनी शीट के पोर्शन में जो चार्ज है, मैं यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ। कॉमन एरिया देखना है ना, ये मतलब ऐसे देखो, ऐसे इमेजिन करो इसको कि सिग्मा हो गया ना इसका डेंसिटी। मान लो ये ऐसे शीट हो गई, सामने से व्यू अगर ऐसा हो गया, तो और ये जो सिलेंडर है इसके कुछ ऐसा सर्कल होगा। तो खाली मुझे ये इतने रीजन का चार्ज देखना है भाई, ये तो सिलेंडर के अंदर आया, ठीक है, तो और इसका एरिया है ए, तो इसका चार्ज हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। और ऐसे ऐसे कंडक्टिंग में 2 हैं, तो जो चार्ज इनक्लोज होगा वो हो जाएगा कंडक्टिंग के लिए 2 इंटू सिग्मा इंटू ए। बट नॉन कंडक्टिंग के लिए, नॉन कंडक्टिंग के लिए जो चार्ज होगा, एनक्लोज चार्ज,
वो खाली होगा सिग्मा इनटू ए, क्योंकि देखो एक ही तो सरफेस है, ठीक है, खाली हो जाएगा सिग्मा इनटू ए, बस ये डिफरेंस है। अब हमें पता है गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लक्स शुड बी इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब मैं कंडक्टिंग के लिए लिखूंगा तो फाई तो 2 ही है, ये कंडक्टिंग वाला पोर्शन हो गया, इधर नॉन कंडक्टिंग वाला करेंगे, ठीक है, इक्वल टू चार्ज एनक्लोज मतलब 2 सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और नॉन कंडक्टिंग के लिए लिखूंगा तो नॉन कंडक्टिंग के लिए लिखूंगा तो फिर मैं लिखूंगा 2EA इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अब ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई का फॉर्मूला कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कंडक्टिंग के लिए। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए से ए कैंसिल हो गया, तो ई का फॉर्मूला कितना आया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नॉन कंडक्टिंग के लिए, ये कंडक्टिंग के लिए। तो देखो क्लियरली हमें दिख रहा है कि जो कंडक्टिंग वाला एक्सप्रेशन है वो डबल है नॉन कंडक्टिंग का, और ये तो हमें वेरीफाई करना, ये प्रूफ करना था भाई, डबल है ना ये कंडक्टिंग वाला। अगर मैं नॉन कंडक्टिंग वाले को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंडक्टिंग वाला मिल जाएगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट इज डबल ऑफ दैट ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग शीट, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। सो डन विद दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, सो अब देखो ये गॉसियन सरफेस, ये अब फिर से प्लेन शीट वाला डेरिवेशन हो गया, तो ये तो मेरे ख्याल से अब आप कर ही लोगे, सिग्मा अपॉन, अभी मैंने करके दिखाया। और ये एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर को ही दिखा रहा है जो कि शीट से दूर की तरफ जा रहा है। ये पूरा वेक्टर फॉर्म में लिखा है ना, इस एन कैप से घबराना नहीं है। ये जो एन कैप लिखा है ये बस क्या दिखा रहा है कि ये अवे फ्रॉम द एन कैप, जो इन्होंने यूनिट वेक्टर दे रखा होगा वो शीट से दूर ले रखा होगा, नॉर्मल टू द शीट, ठीक है। अब एक और ये इस तरीके का क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले करा, क्यूब वाला हो गया, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन अलग है बस, ठीक है। क्या है, 5x² + 2, और साइड दे रखी है आपकी बार 10 सेंटीमीटर, बाकी सब सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड है 5x² + 2 i कैप, और साइड दे रखी है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.1 मीटर। तो अगेन देखो फ्लक्स तो क्या हो जाएगा, 5 1 + 5 2। अब दोबारा लिख के नहीं दिखा रहा हूँ ना, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कर ही था, उसको दिमाग में रखना ना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकलवाया था ना, क्योंकि बाकी चारों सरफेस से तो फ्लक्स 0 हो जाएगा। और 5 1 लिखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे x = 0 पे, तो ये x 0 हो गया तो खाली 2 बचा। और फिर a लिखोगे, एरिया हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस, और कॉस में कितना आ जाएगा, पाई, क्योंकि लेफ्ट साइड में चलेगा जब फ्लक्स तो वो उसका नॉन वेक्टर बाहर की तरफ बनेगा, तो लेफ्ट साइड में हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड में, तो एंगल हो गया 5 प्लस ये लिखोगे आप 5 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए 5 इंटू इसका x की जगह 0.1 का स्क्वायर + 2, इतनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस 0, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया 5 2, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो cos 5 का मतलब होता है -1, तो ये तो हो गया -2, और ये 0.01 हो गया, तो सिंपल डायरेक्ट लिख दो, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -0.02 प्लस, अब इसको सॉल्व करो तो देखो 0.01 इंटू 5, तो 0.05 हो गया, +2 तो 2.05 हो गया ये, और ये बाहर हो गया 0.01, और इंटू कॉस 0 तो 1 होता है, तो ये बेसिकली बन गया -0.02 प्लस 0.0205, और जब इसको आप फाइनली ऐड करोगे तो ये बनेगा +0.0005, इतना आया आपका फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स इतना आ गया। अब एक और पार्ट पूछा गया इसमें, और वो है चार्ज भी बता दो, ये तो फ्लक्स निकाल दिया हमने, एक और चीज पूछी गई है, और वो है ये भी बता दो कि इसके अंदर टोटल चार्ज कितना इंक्लूड है। तो हमें पता है आगे अब हम क्या यूज करेंगे, गॉस लॉ इस्तेमाल करेंगे। सो एज पर गॉस लॉ वी नो कि जो टोटल चार्ज होगा इसके अंदर वो हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स निकाल चुके 0.00 या 5 इंटू 10⁻³ मतलब ये 0 0 0 लिखते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिखो 5 इंटू 10⁻³
-3 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, बल्कि 4 आएगा ना, 10⁻⁻4 आएगा इसमें, इंटू 10⁻⁻4। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो फाइनली हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हो जाएगा 4425, 44.25, मतलब 4.425 और 10⁻⁻16 है, और तो -15 हो जाएगा। ठीक है, इतना कुलम ये आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया ना, नेट चार्ज भी हमने निकाल लिया। अब देखो इसमें इनफाइनाइट शीट, प्लेन शीट के लिए फिर से डेरिवेशन करना है, तो ये ऑलरेडी हम कर चुके, मतलब थ्योरी पार्ट में कर चुके। अब यहाँ पे आ जाओ, तो जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था वैसा है, बट यहाँ पे मिड पॉइंट पे ना पूछ के आपसे ये यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका डायग्राम ये रहा, तो है ना, इसकी डेंसिटी है 10, इसकी है 10 माइक्रोकूलम, और नीचे वाले की है -20 पर मीटर। ठीक है, ऊपर वाले में भी पर मीटर है। तो आपको फोर्स पूछी बतानी है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्लेस है तो उस पर कितनी फोर्स लेगी, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। फोर्स हो जाएगा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब जरा मैं इसी में डायग्राम में डायरेक्शन बताता हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, और नीचे वाले की वजह से भी नीचे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनेगी, और जो नेट फोर्स बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, तो वो ऊपर की तरफ बनेगी, तो डायरेक्शन तो ऊपर हो गई नेट फोर्स की। अब बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड, और ये 10 है और वो -20 है, और ये ऊपर से 10 है, तो ये सेपरेशन कितना होगा टोटल 20, ये होगा 20 सेंटीमीटर। भाई ये टोटल 30 है, ऊपर से 10 हो गया, तो नीचे से कितना हो जाएगा 20। ओके, और -10 है और -20, ठीक है। तो पहले नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई पॉजिटिव प्लस ई नेगेटिव, दोनों को ऐड कर दो। पॉजिटिव केस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी होगी 2 लैम्डा प्लस अपॉन, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 लैम्डा प्लस अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर प्लस, ये बनेगा। और नेगेटिव केस हो जाएगी 2 लैम्डा माइनस अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट आर माइनस। अब देखो ये 2 अपॉन 4 पाए एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, लैम्डा प्लस अपॉन आर प्लस प्लस लैम्डा माइनस अपॉन आर माइनस। इसको सॉल्व कर लो बस। तो ये 2 इंटू 9 इंटू 10⁻⁹ ये हो गया, और लैम्डा प्लस का मतलब हो गया प्लस की डेंसिटी है 10 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर प्लस था 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1। लैम्डा माइनस हो गया 20 इंटू 10⁻⁻6, और ये सेपरेशन हो गया 0.2, 20 सेंटीमीटर तो 0.2। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये इससे खत्म हो गया। ठीक है, 10 बचा है, तो ये भी 0.1/10 हो गया, ये भी 0.1/10 हो गया, तो 20 अपॉन 200 या 2 इंटू 10⁻⁻4 हो गया है। ठीक है, और 2 2 4, 4 9 36 इंटू 10⁻⁻4, तो 10⁻5, तो टोटल इतना बनाइए। ठीक है, इतनी बनी इलेक्ट्रिक फील्ड। बाकी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, वैसे तो इतना ही आना चाहिए। अब आपसे ये कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स बतानी है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये कितना आया 3.6 इंटू 10⁻6, 3.6 में लिख दिया मैंने। इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻⁻13 हो गया पावर तो, और 1.6 इंटू 3.6 और करना है, तो 3.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो जाएगा 216 और 36, 5.76 हो गई। तो जो आंसर आएगा दैट विल बी 5.76 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। और डायरेक्शन मैंने वहां पे आपको डायग्राम में दिखाई दी थी किस तरफ डायरेक्शन होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16।
सो हाँ, डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है, और ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है, जे कैप, तो उसमें लिख ही देते हैं। तो डायरेक्शन कितनी है, डायरेक्शन है अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो 5.76 इंटू 10⁻⁻13 जे कैप न्यूटन। ठीक है, इतना हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। तो आपको एक इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है जिसमें पॉइंट चार्ज है -10 और -1 पिकोकुलम और 1 पिकोकुलम। ये 0 0 और 3 4 पे रखे हुए हैं, और 1000 जो है ये है। तो टॉर्क बताना है, 1000 जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, 3 4। तो जरा पहले मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आसान होगा विजुअलाइज करने में। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब हमें गिवन क्या है भाई, ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई वाई एक्सिस। तो एक चार्ज तो यहाँ पे रखा है, एक चार्ज तो यहाँ रखा है, नेगेटिव वाला है ना, और पॉजिटिव चार्ज रखा है यहाँ पे एक्स पे 3 और वाई पे 4। तो यहाँ कहीं हो गया, ठीक है, यहाँ पे रखा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो ये डिस्टेंस तो 3 मिलीमीटर है, गिवन है हमें, है ना, एक्स पे 3, और ये डिस्टेंस है 4 मिलीमीटर। तो देखो जो डाइपोल की लेंथ होगी वो कितनी होगी, फिर ये सोचो। तो देखो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो भाई, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा। तो जब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। बाकी मिलीमीटर में है तो वो तो मिलीमीटर में लिख देंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा, तो जाएगा रूट ऑफ 9 + 16, जो कि हो जाएगा रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 5 मिलीमीटर। ओके, और चार्ज दे रखा है पिको कूलम। तो पहले डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। तो डायपोल मोमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा 10⁻⁻12 चार्ज जो दे रखा है, इंटू सेपरेशन है 5 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हो जाएगा टोटल 5 इंटू 10⁻⁻15 कूलम मीटर। इतना तो हो गया चार्ज डायपोल मोमेंट। बाकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी थी, वो थी 1000। ठीक है, तो हमें टॉर्क निकालना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है 1000 और डायरेक्शन है आई कैप, बट अभी तो मैं मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ खाली, है ना। अब देखो इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ बनेगा, दिख रहा है ना इसका, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो जो ये एंगल होगा यही एंगल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में। तो पहले टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, पी कॉस थीटा, या सॉरी पी साइन थीटा, पी क्रॉस ही होता है ना, पी साइन थीटा। तो पी की जगह पी की वैल्यू लिखो 5 इंटू 10⁻⁻15, ई की जगह ई की वैल्यू 10⁻3। और यहाँ से अगर मैं साइन थीटा लिखूंगा इस ट्राइंगल को देख के, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर हो गया 4 और हाइपोटेन्यूज है 5, तो 4/5 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आया सही, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये आया 4 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर। ये तो हुआ मैग्नीट्यूड। पर डायरेक्शन में देखना, तो डायरेक्शन के लिए आप राइट हैंड रूल भी लगा सकते हो ना, सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट में जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट राइट हैंड रूल से सोचो। सो राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो इन द सेंस ऑफ रोटेशन फ्रॉम पी टू ई। तो जब आप पी टू ई के सेंस ऑफ रोटेशन में कर्ल करोगे तो देखो जो टॉर्क बनेगा वो इनटू द बोर्ड बनेगा या इनटू द स्क्रीन बनेगा भी मेरे लिए, है ना। कर्ल करोगे जब आप, तो इनटू द, अब देखो आउटवर्ड डायरेक्शन तो हो गई प्लस के कैप, तो इनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस के कैप। तो वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻12 के कैप न्यूटन मीटर, ये हो जाएगा। मैंने राइट हैंड रूल से निकाल लिया ना, मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का मेहनत नहीं करी, मैंने और इसी तरीके से राइट हैंड रूल से डायरेक्शन को निकाल लिया। आई होप सो ये क्लियर हुआ होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो
लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। या तो इसमें आपसे कुछ चीजें पूछी गई हैं। पहले तो ये पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन ओपन सरफेस एंड अ क्लोज सरफेस। तो देखो क्लोज सरफेस में क्या होता है, क्लोज सरफेस में कोई ना कोई वॉल्यूम एनक्लोज होती है, ठीक है, वॉल्यूम, कोई ना कोई वॉल्यूम एनक्लोज होगी। बट ओपन सरफेस में कोई भी फिक्स वॉल्यूम एनक्लोज नहीं होगी, या वॉल्यूम एनक्लोज जीरो होगी। ये क्या होगी, वॉल्यूम एनक्लोज जीरो होगी। तो ये इस तरीके से आप इसको डिफाइन करके लिख सकते हो। बाकी आपको एक सरफेस वेक्टर बनाना है स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो जरा ये मैं बना के दिखा देता हूँ। तो वैसे तो हमें आता ही है, ये मान लो स्फेरिकल सरफेस हो गया। यहाँ कोई छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने, ये छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, और इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा ऐसा आउटवर्ड बनेगा, ये बन गया डीएस वेक्टर। ये बनाने के लिए कहा गया था। आगे क्या कहा गया है सेकंड पार्ट में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस को डिफाइन करना है, तो हमें आता है, ठीक है। कैसे करते हैं, अगर सरफेस प्लेन होगा तो वैसे तो मतलब होता है मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बाकी अगर सरफेस प्लेन होगा तो ई डॉट ए करके डिफाइन करेंगे, और अगर सरफेस कर्व्ड होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगी तो इंटीग्रल से डिफाइन करते हैं। सिग्निफिकेंस बताना है गॉसियन सरफेस का। तो गॉसियन सरफेस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ये क्लोज सरफेस होता है जिसपे आपको गॉस लॉ एप्लीकेबल होता है, और ये किसी भी शेप और साइज को सकता है, ओनली कंडीशन इज दैट इट हैज टू बी क्लोज। चार्ज आउटसाइड द गॉसियन सरफेस डज नॉट कंट्रीब्यूट वाइसो टू द फ्लक्स। तो ये भी मैंने आपको थ्योरी पार्ट में समझाया था, क्योंकि अगर जो भी चार्ज, अगर कोई गॉसियन सरफेस से बाहर चार्ज होगा तो उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर सरफेस को एंटर करेगी तो सरफेस से बाहर भी जाएगी, तो टोटल कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा उसका फ्लक्स में, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई गॉसियन सरफेस है, तो कोई भी बाहर चार्ज है अगर, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर एंटर कर रही है तो वो एग्जिट भी कर रही है, देखो यहाँ से अगर एंटर करी तो यहाँ से एग्जिट भी कर रही है, तो कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है फ्लक्स में। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो इसमें आपको एक स्मॉल स्फेरिकल शेल दिया हुआ है और उसके बाहर एक और स्फेरिकल शेल है, और अंदर जो चार्ज है वो है -3, -2 और +9, ठीक है। और बाकी चाहिए तो ये मैं कर देता हूँ। तो आपको ऐसे तो शेल दे रखे हैं, अंदर जो चार्ज है वो है -3, -2, +9, ये तीनों माइक्रो में, और यहाँ एक चार्ज है Q। ये सरफेस हो गया S2, ये सरफेस हो गया S1, इतना ही है ना, हाँ, -3, -2, +9, ठीक है, माइक्रो में और सब कुछ। और आपको क्या रखा है, फ्लक्स ड्यू टू S2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ फ्लक्स ड्यू टू S1। तो अब देखो S2 की वजह से जब मैं फ्लक्स लिखूंगा तो उसमें सारे चार्ज आ जाएंगे, -3, -2, ये सारे इनसाइड है क्योंकि S2 के सारे इनसाइड है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज में क्या आ जाएगा, ये -3 +2, सॉरी -2 है ना, तो ये आ जाएगा -3 -2 +9 माइक्रो कूलम प्लस Q, सब आ गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ S1। S1 के अंदर खाली है 3 चार्ज है, -3 +9 -2 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से हमें Q की वैल्यू निकालनी है, देखो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, और ये कितना बना, ये बना 4, 3 + 2 5 और 9 - 5 इज 4, तो बना 4 माइक्रो कूलम प्लस Q इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ये बनेगा 4 और बाहर भी 4 है तो 16 हो गया। तो यहां से जब मैं Q को सॉल्व करूंगा तो इधर 4 माइनस में आ जाएगा, तो 16 - 4 इज 12 माइक्रो कूलम। ये पूछा गया था कि Q की वैल्यू कितनी होगी, सो इट इज 12 माइक्रो कूलम। सो आई होप से ये भी क्लियर हुआ होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18, इसमें आपको अब देखो प्लेन शीट के लिए फिर से क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जो आएगा। आगे कहा गया है कि अगर हमारे पास दो प्लेन शीट है जिनकी डेंसिटी सिग्मा है, और तो ये बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड द शीट। तो अब ये मैंने कराया भी था कि हमारे पास, पर मैंने अपोजिट साइन के लिए कराया था ना, जो शीट का एक एक्सटेंशन कराया था। तो हमारे पास दो शीट्स हैं, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेम शीट्स है ना दो। और अब की बार कहा गया दोनों की डेंसिटी जो है, चार डेंसिटी वो प्लस प्लस ही है, सिग्मा सिग्मा। तो अब देखो अगेन यहाँ पे 3 रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2, रीजन नंबर 3। इस रीजन नंबर 1 में पहली वाली शीट की वजह से जो फील्ड बनेगी वो भी
दोनों पॉजिटिव है तो वो भी अवे अवे बनेगी, दोनों की वजह से अवे जाएगी। बीच वाले रीजन में दोनों की वजह से अवे जाएगी तो ऐसे जाएगी, इस वाले रीजन में दोनों की वजह से अवे जाएगी तो ऐसे जाएगी। तो देखो बीच वाले रीजन में क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि डेंसिटी सेम है और खाली डेंसिटी पर डिपेंड करता है, तो बीच वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी और इन दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगी 1 में और 3 में। अब वो कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो देखो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये भी कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे यहाँ पे एक शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरी शीट की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को ऐड कर दिया ना, दोनों सेम डायरेक्शन में। एक सिंगल शीट के लिए फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जब दो शीट्स है तो दोनों की वजह से ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही करना था, है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 19। तो अब यहाँ पे भी एक शीट ही दे रखी है और ये क्या रखा है कि एक की डेंसिटी है लेमडा और एक की डेंसिटी है माइनस लेमडा बाय 2 और 3 रीजन दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है एट विच द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, पोजीशन बताना है फर्स्ट वायर से जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। ओके, और बताना है कौन से रीजन में वो लाई करेगा। ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन है डी। तो ये भी ठीक क्वेश्चन है, मतलब अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं। जरा ड्रॉ करता हूं मैं पहले कंडीशन, तो कुछ ये कंडीशन है। तो हमारे पास दो इस तरह से चार्जेस दे रखे हैं, इसकी डेंसिटी है लेमडा, इसकी डेंसिटी है माइनस लेमडा बाय 2 और दोनों के बीच में सेपरेशन है डी। और आपको ये एक पॉइंट ऐसा बताना है, ये रीजन है ए बी सी, है ना, ए बी और सी। आपको कोई पॉइंट ऐसा बताना है जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। तो जरा सोचो भाई, बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से रही क्योंकि दोनों की वजह से एक डायरेक्शन में बनेगी, पर यहां पे भी जीरो हो सकती है, पॉजिटिव की वजह से अवे और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव से दूर और नेगेटिव की वजह से टूवर्ड्स। तो इन दोनों रीजन में जीरो हो सकती है, बट एक ही रीजन पॉसिबल है। वो क्यों है? देखो मैग्नीट्यूड भी बैलेंस करना होगा, इसको वो याद करो, मैंने आपको शुरू की कुछ वीडियोस में कराया था जहाँ पे 3 चार्जेस रखने होते थे एक लाइन में और फिर ये बताना होता था थर्ड मतलब 2 ऑलरेडी रखे हुए एक तीसरा लाना है और ऐसे रखना है कि तीनों इक्विलिब्रियम में रहे। तो वहां पे मैग्नीट्यूड भी कंपेयर करना है, और क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो लैम्डा बाय आर के प्रोपोर्शनल होता है, तो जिसका लैम्डा ज्यादा वहां से डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए, तभी तो रेशियो मेंटेन रहेगा। अब देखो लैम्डा ज्यादा किसका है, इसका, फर्स्ट वाली वायर का। तो फर्स्ट वाली वायर से उस पॉइंट का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकंड वायर। तो इसलिए ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है और खाली ये पॉसिबिलिटी बचती है। भाई ये तो खत्म क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जीरो नहीं हो सकता। तो कौन से रीजन में लाई करेगा, उसका आंसर तो हो गया रीजन नंबर 3 सी। अब कहां पे होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो मान लो इस वाली वायर से वो जो पॉइंट है वो एक्स डिस्टेंस पे है। ये पॉइंट समझ में आया ना कि थर्ड रीजन में क्यों होगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी देखना है। मैग्नीट्यूड दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाने चाहिए। अब अगर आप लैम्डा को बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा, तभी रेशियो लैम्डा बाय आर का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। जब वो सेम रहेगा तभी तो वो कैंसिल आउट होगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट फैक्टर है, खाली लैम्डा बाय आर के रेशियो पर डिपेंड करता है। आई होप सो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। अब जरा निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर करनी है सेकंड वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो अब मैं खाली लैम्डा बाय आर को बराबर कर देता हूँ, बाकी देखो 2/4 वो सारे कैंसिल आउट ही होने, तो वो लिख लो ना लिखो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्स्ट वायर की जो वो है चार्ज डेंसिटी वो लैम्डा है और डिस्टेंस मैंने कितना माना, डिस्टेंस माना एक्स। सेकंड वायर की जो चार्ज डेंसिटी है वो है लैम्डा बाय 2 और डिस्टेंस मैंने कितना माना, डिस्टेंस देखो सेकंड वायर से हो जाएगा एक्स माइनस डी। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो सेकंड वायर से मतलब ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, सेकंड वायर से यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो कि हो जाएगा लैम्डा एक्स माइनस डी। तो यहां से मुझे लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया और ये को 1/1 है, तो मैं इसको x इक्वल टू 2x माइनस डी ऐसे लिख सकता हूँ। x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 2x माइनस 2d हो गया। इधर 2d को इधर ले आओ, x को इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू 2d आ गया। दिस इज द आंसर। तो x कितना होना चाहिए, 2d होना चाहिए फ्रॉम द फर्स्ट वायर। नाउ आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सो या तो इसमें हमसे कहा गया हमारे पास 3 मेटल स्फेयर है ए बी और सी, तीनों का रेडियस आर है और फिर उसके अंदर भी बॉल है जिनका रेडियस आर बटा है।
ठीक है, और फिर उनके चार्जेस दे रखे हैं। वैसे यहाँ पे हमें चार्जेस से कोई लेना, मतलब इनके रेडियस से कोई खास लेना देना है नहीं, हमें खाली ये कंसेप्ट इस्तेमाल करना है कि चाहे शेलो चाहे मेटल का स्फीयर हो, अगर आउटसाइड के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, जो कि आउटसाइड ही पॉइंट है ना, क्योंकि रेडियस ही टोटल रेडियस आर है बाहर वाले का, और पूछा है 3r पे, तो आउटसाइड द पूछा है, तो आप इनको ऐसे मान सकते हो जैसे इनके सेंटर पे सारा चार्ज रखा हुआ है। तो पहले मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, एक ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया। अब इनके चार्जेस कितने कितने हैं, तो आउटर वाले पे 6 -4 और 14, तो आउटर वाले पे 6 -4 और 14। माइक्रो माइक्रो में ना, वो बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, सब माइक्रो में क्यू क्यू है, सॉरी, सब में का मल्टीपल क्यू क्यू है। और अंदर वाले पे है -2 + 8 -10, -2 + 8 -10, -2 + 8 -10। तो देखो सबका सब मैं ऐसे मान सकता हूँ कि सेंटर पर रखा हुआ है। तो देखो जब मैं इन दोनों चार्जेस को सेंटर पे मानूंगा तो कितना हो जाएगा, 6 - 2 जो जाएगा 4q। ऐसे यहाँ देखो 8 - 4 ये भी हो जाएगा 4q प्लस का ही, और ऐसे ही 14 - 10 ये भी हो जाएगा 4q। मतलब तीनों चार्जेस सेंटर पे क्या है, बराबर है, और तीनों चार्जेस से एक ही डिस्टेंस पे बताना है ना, 3r डिस्टेंस पे बताना है। 3r डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है खाली चार्ज पे और सेपरेशन पे, क्योंकि सेपरेशन भी सेम है 3r और चार्ज भी सारे सेम है 4q, तो क्या तीनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम नहीं होगी। तो EA बराबर EB बराबर EC होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो टोटल चार्ज हो गया 4q अपॉन 4πε0 r², और r की जगह लिखोगे 3r का स्क्वायर। अब देखो q से q कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, q अपॉन 3 का स्क्वायर 9 पाए, ये 9 है ना, क्यों नहीं है 9 है, ऊपर q है नीचे बनेगा 9πε0 r²। सो दिस इज द आंसर। सो विद दिस हमने अपने 12th सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। 12th क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन थे, सॉरी 20 क्वेश्चन से, वो 20 के 20 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। अब एक चीज जो आपने ऑब्जर्व करी होगी, नहीं करी तो मैं बता देता हूँ। देखो पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिले, वो एक तो था गॉस लॉ, और साथ साथ उसके एप्लीकेशंस, चाहे वो लाइन वायर का हो, चाहे वो शीट का हो, चाहे वो शेल का हो। और इस पे न्यूमेरिकल भी आए हैं और डेरिवेशन भी आए हैं, दोनों पार्ट आए हैं। सेकंड जो आपको चीज देखने को मिली वो था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, और खासकर इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और जहां तक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये, इससे ज्यादातर डेरिवेशन देखने को मिला, ऐसा न्यूमेरिकल नहीं था कोई। उसके बाद जो आपके पास एक और चीज आई, वो आई टॉर्क ऑन ए डाइपोल, जब उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है। इससे जो आपको देखने को मिला वो देखने को मिला न्यूमेरिकल, इससे डेरिवेशन पार्ट नहीं था, ठीक है। तो मैंने ये प्रायोरिटी में सेट कर दिया, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है इस पॉइंट, इस कंसेप्ट को, फिर इसको और फिर इसको, और कहाँ पे न्यूमेरिकल और कहाँ पे डेरिवेशन पे ध्यान फोकस करना है वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। रेस्ट, if you have any doubt then you can leave it in the comment section. We'll see you in the next video. Stay tuned.